साथियों, हम लोगों ने क्या जैव प्रोग्राम चैप्टर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट की थी, वो था पोषण। पोषण का मतलब क्या था कि शरीर के अंदर पोषण पदार्थों को ग्रहण करना। जब पोषण पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया गया था, उसके बाद में एक टॉपिक स्टार्ट हुई थी पाचन। यानी जब हम कोई चीज शरीर के अंदर ग्रहण कर लिए, उसका पाचन होना जरूरी है, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया था, पोषण ग्रहण किया था। जब पोषण ग्रहण किया था तो उसको पाचन किया गया। जब उसका पाचन किया गया तो क्या मिला, तो मिला था ग्लूकोज। उसके बाद जब ग्लूकोज मिल गया तब क्या किया गया, श्वसन पढ़ा गया। श्वसन पढ़ने का मतलब क्या, सांस लिया गया। जब ग्लूकोज बन जाता तब क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो वहां पर ग्लूकोज का क्या होता है, दहन होता है। ग्लूकोज का दहन होता है, इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया होती है, तब ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमने क्या किया, मान लो हमको ऊर्जा मिल गई। पोषण पढ़ा, भोजन शरीर के अंदर लिया। फिर पाचन पढ़ा, यानी भोजन का पाचन हो गया, पाचन से ग्लूकोज मिला। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या लिया, ऑक्सीजन शरीर के अंदर लिए, तब क्या हुआ, उस ग्लूकोज का दहन हो गया और ऊर्जा मिली। जब ऊर्जा मिल गई है तो ऊर्जा को एक स्थान से ले जाने के लिए दूसरे स्थान तक कोई ना कोई जरूरत आवश्यकता होगी, क्योंकि हम मान लो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो हमें साधन की आवश्यकता होती है, तब साधन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में समझ लो ऊर्जा बन गई है, तो ऊर्जा को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई तो ले जाने वाला तो होगा ही। तो देखा जाए तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो देखा जाए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी हमारे शरीर में जो चीज बन गया उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन है। तो देखो, मानव शरीर में परिवहन का कार्य रक्त करता है। यानी हमारे शरीर में मान लो एक स्थान पर ऊर्जा बन गई है तो वहां से ऊर्जा को ले जाने का कार्य रक्त करता है। कौन करता है, ब्लड। तो क्या करता है, ब्लड एक स्थान से ऊर्जा बनी है तो उसको क्या करेगा, ला करके हमें हाथ की कोशिका में देगा, यानी पूरे शरीर की कोशिका के पास ऊर्जा को पहुंचाता है। तो क्या करता है, उस ऊर्जा को कोशिका उपयोग करती है, फिर अपना कार्य बराबर करती रहती है। तो उसी परिवहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परिवहन कौन है, मानव शरीर में परिवहन का कार्य कौन करता है, तो परिवहन का कार्य करता है रक्त। कौन करता है, रक्त। तो हम क्या करेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो देखा जाए ब्लड यानी रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड की अगर बात किया जाए तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। वो एक ऐसा होता है, तरल होता है। कैसा होता है, तरल। एक तरल होता है और क्या होता है, तरल होता है। अगर बात किया जाए यानी ब्लड का जिस साइंस यानी ब्लड का विज्ञान के अंतर्गत जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सेरोलॉजी। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेरोलॉजी। यानी ब्लड का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको कहते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी क्या कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं। अगर दूसरा नाम भी इसका है उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। अगर आपसे पूछे कोई कि हम रक्त का विज्ञान की किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं, तो आपको यही बताना है कि विज्ञान की उस शाखा जिसके अंतर्गत हम ब्लड का यानी रक्त का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं सेरोलॉजी या कहेंगे हेमेटोलॉजी। तो आप लोग समझ लिए कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत में ब्लड को पढ़ा जाता है। फिर आगे देखेंगे तो ये रक्त कैसा होता है, संयोजी ऊतक है। कैसा होता है, तरल होता है। दूसरी बात ये पीएच मान, यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान है होता है 7.4 और 7.4 ये क्या होता है, क्षार होता है। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा चैप्टर 2 अम्ल और क्षार में, क्योंकि पीएच मान का जो पीएच पैमाना है वहां पर 1 से लेकर 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। मान लो ये है, यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे क्या है 14 है, यहाँ पे क्या है 14 है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे 14 होते हैं, बीच में होता है 7। क्या होता है, 7। देखो 0 से लेकर के 7 के बीच में जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसको कहते हैं उदासीन, और जिसका पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है उसको कहते हैं क्षारीय। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना है, 7.4 यानी 7 से ज्यादा है और 14 के कम है, 7 और 14 के बीच में, इसलिए कैसा होगा, क्षारीय। क्षारीय मतलब क्या होगा, क्षार। इतना तो अब इसको आपको डिटेल में चैप्टर 2 जो है अम्ल क्षार लवण वाला, उसमें इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही डीपली से पढ़ाया गया, वहां पर आपको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, वहां पर पढ़िएगा।
तब तक के लिए छोटी छोटी चीज बता दी यहाँ पे। तो पीएच वन कितना होता है 7.4। 7.4 का मतलब क्या हो गया है, क्षारीय होता है। दूसरी बात किया जाए कि हम लोगों के शरीर में कितना ब्लड होना आवश्यक है, कितना ब्लड होना आवश्यक है। तो पहली बात करेंगे मेल यानी पुरुष। तो पुरुष में देखा जाए अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसमें 5.5 लीटर यानी 5.5 लीटर ब्लड होगा उसमें, यानी स्वस्थ पुरुष जो होगा उसमें कितना होता है 5.5 लीटर खून होता है। और जो महिला होती है तो महिला में क्या होता है, आधा लीटर कम होता है। क्या होता है, आधा लीटर कम होता है, उसमें कितना होता है 5 लीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष और महिलाओं में कितने का अंतर होता है, तो आधा लीटर ब्लड का अंतर होता है। पुरुष में आधा लीटर ज्यादा होता है और महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। और दूसरी बात किया जाए तो जो प्लीहा कहाँ पर रहता है, कहाँ पर स्टोर रहता है, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग घर पे रहते हैं, उसे देखा जाती है कहाँ पर जो ब्लड है तो कहाँ पे स्टोर रहता है, तो वो देखा जाए कौन है, स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा। जो ब्लड है जो रक्त है कहाँ, प्लीहा में स्टोर रहता है। कहाँ पे स्टोर रहता है, प्लीहा में। प्लीहा में स्टोर रहता है, इसलिए प्लीहा क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। जहां पर कोई चीज यानी बैंक होता है तो बैंक में क्या करते हैं, पैसा को रखते हैं, तो क्या कहते हैं, मनी बैंक यानी पैसों की बैंक। और जहां पर ब्लड रखा तो उसे कहते हैं ब्लड बैंक, यानी क्या है, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा करके रखा हुआ है। दूसरा बात किया जाए, ब्लड है, जैसे हम लोग हैं कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है, मर जाते हैं। मर जाते हैं तो क्या होता है, कब्रिस्तान में ले जाकर या मरघाट होता है वहां पे ले जाकर दफना दिया जाता है। तो उसी प्रकार जब ब्लड की मृत्यु हो रही होगी, जब ब्लड की मृत्यु होती है तो उसको कहाँ पर दफनाते हैं, तो जो ब्लड होता है तो ब्लड की जब मृत्यु होती है तो उसको कहाँ दफनाते हैं, उसको प्लीहा में ही दफनाते हैं, वहीं पर उसको स्टोर करते हैं, वहीं पर उसको दफनाते हैं। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात किया जाए निर्माण, यानी ब्लड का निर्माण कैसे होता है, ब्लड का निर्माण कैसे होता है। तो मान लो बच्चा क्या होता है, जब भ्रूण बना रहता है, क्या होता है, भ्रूण, यानी जब बच्चा शरीर माँ के शरीर के बाहर जब तक नहीं आ जाता है तब तो क्या कहलाता है, भ्रूण कहलाता है। जब तक बच्चा माँ के शरीर के अंदर पल रहा होता है तब तक उसको क्या कहते हैं, तब तो उसको कहते हैं भ्रूण। और जब शरीर के बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, शिशु हो जाता है, उसके बाद बच्चा से होता है। तो जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसको कहते हैं भ्रूण। और भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है, लीवर से। जब तक भ्रूण रहता है तब तक जो ब्लड का निर्माण होता है लीवर में होता है। कहाँ पे, लीवर में होता है। उसके पश्चात अगर देखा जाए वयस्क, जैसे हम लोग जो तगड़े तगड़े जो आदमी हैं, जो एक वयस्क है, जो पूर्ण रूप से वयस्क है, उसमें कहाँ बनता है, वहां बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मतलब जान जो मुर्गा लोग खाते हैं उसमें क्या होता है, हड्डी। पैर की हड्डी में क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं, मज्जा चूसते हैं उसमें, क्या मज्जा चूसते हैं, क्या बोन मतलब क्या हो गया, हड्डी। तो मैरो मतलब हड्डी के बीच में एक जगह होता है, वहां पर क्या होता है, ये मिलता है। वयस्क में कहाँ होगा, हड्डियों के बीच में जगह होती है, वहां पर भरा रहता है, वहीं पर बनता है। तो हम लोग देख लिया जो बच्चा भ्रूणीय अवस्था में तो कहाँ बनेगा, लीवर में बनेगा। अगर बच्चा वयस्क है, वयस्क तो कहाँ बनेगा, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। दूसरी बात किया जाए कि जो ब्लड है तो ब्लड का परिवहन के अलावा और क्या काम है। ब्लड जो है तो कोई चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के अलावा और क्या कार्य करता है, कौन कौन से कार्य करता है। तो पहला कार्य क्या है, ताप का नियंत्रण। पहला क्या है, तापमान का नियंत्रण करता है। ब्लड का दूसरा कार्य क्या है, तापमान का नियंत्रण। जैसे देखो ठंडी के महीने में देखे होगे कुछ लोगों को ठंडी बहुत ज्यादा मात्रा में लगती है और कुछ लोगों को क्या होता है ठंडी बहुत कम लगती है। ऐसा क्यों, देखो जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं रहता है, यानी कोई बीमारी नहीं रहती है तो उसके शरीर में ब्लड जो है पर्याप्त मात्रा में रहता है, पूरा 5.5 लीटर ब्लड रहेगा उसके शरीर में। और जो बीमार रहता है तो उसमें क्या होता है, कुछ कम ब्लड रहता है। तो जिसके शरीर में 5.5 लीटर ब्लड रहेगा यानी पूरा वो हुष्ट पुष्ट रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी, तो उसको ठंडक कम लगती है। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा और आप अपने आसपास देखे भी होंगे। तो जिसके शरीर में 5.5 लीटर पर्याप्त मात्रा में ब्लड रहता है तो उसको ठंडक कम लगती है, जिसका शरीर में कम रहता है उसको ठंडक ज्यादा महसूस होती है। तो देखा जाए एक प्रकार से तापमान का नियंत्रण कर रहा है, नहीं कर रहा है, तापमान का नियंत्रण कर रहा है। दूसरा क्या हो गया, पोषक पदार्थों का परिवहन। क्या हुआ, हम लोगों ने भोजन किया, उसका पाचन हुआ, तो उसका क्या होगा, जो पोषक पदार्थ उससे मिले तो पोषक पदार्थों को ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारे शरीर में कोई दूसरा तो है ले जाने वाला नहीं, कौन है, ब्लड ही तो है।
कौन है? ब्लड ही तो है। तो ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ बनते हैं उसको क्या करता है? एक स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, जहां पर उसकी जरूरत होती है तो वहां पर उसको पहुंचाता है। अगला कार्य क्या है? अगला कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। नहीं, गैसें जो ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से आती है। क्योंकि ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है? कोशिका में पहुंचता है। ग्लूकोज कहाँ होता है? कोशिका में होता है। कोशिका में कहाँ? माइटोकांड्रिया में। और माइटोकांड्रिया होती है, वहां पे क्या होता है? जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ जाती है? फेफड़े में। तो फेफड़े से ऑक्सीजन को ब्लड ले करके कहाँ चला जाता है? सीधे जाता है कोशिका के पास। कोशिका में एक स्थान होता है माइटोकांड्रिया। तो क्या करेगा? फेफड़े से ऑक्सीजन लेगा और ले जाकर के माइटोकांड्रिया के पास ऑक्सीजन को दे देता है। वहां पे क्या होता है? ग्लूकोज का दहन होता है और क्या होता है? फिर कोशिका अपना कार्य करती है। और फिर वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है कोशिका के पास, क्या करेगा? वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा, फेफड़े में फिर डाल देगा। तो देखा जाए ऑक्सीजन को ले जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड को लाने का कार्य कौन कर रहा है? तो ब्लड ही करता है। तो ये लिखा है गैसों का परिवहन करता है। दूसरा देखा जाए, हमारे शरीर में कोई अपशिष्ट पदार्थ बन गया। अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या है? नहीं, उत्सर्जित पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, हानिकारक है। जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है तो उसको शरीर के बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? तो उसको निकालने में भी जो ब्लड है वो सहायता करता है। क्या करता है? उसको भी निकालने में ब्लड सहायता करता है। तो ये होता है ब्लड का कार्य। तो ब्लड का कार्य आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा और इतना आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे थोड़ा इसमें दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट करिएगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो अगले हमने क्या देखा? ब्लड। ब्लड को इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त। तो रक्त की अगर बात किया जाए तो रक्त के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है? कॉर्पोसेल्स। प्लाज्मा और कॉर्पोसेल्स को मिला दिया जाता है तब जाकर के ब्लड का निर्माण होता है, तब जाकर निर्माण होता है। तो एक क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और एक क्या होता है? कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स का हिंदी में क्या कहते हैं? रुधिराणु। क्या कहते हैं? रुधिराणु। की इसकी मात्रा की बात किया जाए तो हमारे ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है और जो 40% है वो क्या होता है? ये रुधिराणु होते हैं। यानी हमारे ब्लड में देखा जाए तो 60% का प्लाज्मा होते हैं और 60% प्लाज्मा होते हैं और 40% रुधिराणु होते हैं। और इसमें देखा जाए जो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा एक लिक्विड भाग होता है और जो रुधिराणु है ये एक कठोर भाग होता है। क्या होता है? कठोर भाग। जिसे देखा जाए हम लोग शरबत पीते हैं तो क्या होता है? शरबत में एक जल क्या होता है? लिक्विड फॉर्म होता है और चीनी क्या होता है? एक कंकड़ जिसे होता है, कण होता है। तो जो प्लाज्मा होता है तो प्लाज्मा एक प्रकार से समझ लो जल के समान हो। जैसे शरबत की बात करें, शरबत, तो शरबत कैसे बनता है? हम लोग देखो शरबत की बात करें, शरबत कैसे बनता है? जल प्लस चीनी। जल प्लस चीनी की जब मिलाते तो शरबत बनता है। उसी प्रकार अगर ये जो ब्लड की बात किया जाए रक्त की, तो रक्त कैसे बनता है? रक्त में प्लाज्मा होता है और जो प्लाज्मा के साथ में रुधिराणु मिल जाते हैं। यानी ये शरबत की बात करें, शरबत कैसे बना? जल और चीनी जब मिल गई तब क्या बना? शरबत बना। उसी प्रकार रक्त की बात करें तो रक्त में जब प्लाज्मा और रुधिराणु जब मिलते हैं तब जाकर क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो जैसे जल क्या है? जल लिक्विड फॉर्म है, उसी प्रकार प्लाज्मा क्या है? लिक्विड फॉर्म है। चीनी क्या है? एक कण है, एक कठोर भाग है। उसी प्रकार रुधिराणु क्या है? कठोर भाग है। जल में क्या होता है? चीनी घुलती है। उसी प्रकार जो रुधिराणु क्या होता है? रुधिराणु प्लाज्मा में घुले होते हैं। यानी शरबत और रक्त का बिल्कुल एग्जाम्पल सेम है। जैसे चीनी जल में घुलती है उसी प्रकार रुधिराणु प्लाज्मा में घुलते हैं। और बात किया जाए, देखो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा कैसा होता है? पतला होता है और पीला होता है। क्या होता है? प्लाज्मा पतला और पीला होता है। कैसा होता है? पतला होता है और पीला होता है, क्योंकि इसमें ये जो प्लाज्मा में होते हैं तो प्लाज्मा में फाइब्रिन नोजल मिला होता है। फाइब्रिन नोजल और थ्रोम्बोबिन प्रोटीन ये दो प्रकार के होते हैं, ये इसमें मिले होते हैं, इसलिए क्या होता है? ये पतला होता है और गाढ़ा होता है। अगर प्लाज्मा से इन दोनों को निकाल दिया जाए, किसको?
प्लाज्मा से अगर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो ये पतला कैसा हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पीला और पतला, ये पतला निकल जाता है। पतला और पीला किसके वजह से होता है, तो फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन की पता अगर फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा कैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला और बिल्कुल पीला रहेगा। क्या रहेगा, बिल्कुल पतला और पीला रहेगा। तो अगर प्लाज्मा से थ्रोम्बोबिन और फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं तो उस भाग को कहते हैं सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। क्या कहते हैं, सीरम। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन प्रोटीन को निकाल देंगे तो उस भाग को कहते हैं सीरम। अगर हम लोग क्या होते हैं, जब बीमार होते हैं, जब जांच कराने जाते हैं तो वो जांच वाला इसी सीरम से हमारे शरीर की जांच करता है, इसी से करता है, इसी सीरम से। यानी प्लाज्मा लेता है, प्लाज्मा से क्या लेता है, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोबिन प्रोटीन को अलग कर देता है। उसके बाद जो सीरम बचता है उस सीरम से हमारे शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगाता है। दूसरा क्या है, रुद्राणु एक कठोर भाग होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लाज्मा में घुले होते हैं, इतना तो आपको बताया है हमने। और रुद्राणु की बात करें, इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। इन दोनों क्या होता है, नाम भी कुछ तो इनका सबका कुछ टेक्निकल नाम भी होता है। क्या होता है, टेक्निकल नाम। तो अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट इसका टेक्निकल नाम होता है। और जो डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का जो टेक्निकल नाम है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। यानी आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। अगर इनकी संख्या की बात करें, हमारे जो ब्लड है तो ब्लड में किसकी संख्या कितनी होती है, तो देखा जाए जो आरबीसी है तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है तो आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है। कितनी, 50 लाख। यानी हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है तो ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। संख्या के बारे में पता चल गया। दूसरा बात करें लाइफ साइकिल, नहीं कौन कितने दिन तक जीवित रहता है। तो अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है, 120 दिन के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी ओनली 4 दिन जीवित रहता है, 4 दिन जीवित रहेगा, 4 दिन के बाद मर जाएगा। फिर क्या है, थ्रोम्बोसाइट इन प्लेटलेट्स इसकी कितने दिन होती है, 7 दिन, ये 7 दिन जीवित रहने के बाद मर जाती है। तब आप लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये इतने दिन बाद मर जाती है, उसके बाद में क्या होता है। देखिए लगातार ऐसा निर्माण होता रहता है, ये लोग मरते रहते हैं और फिर आगे बनता रहता है। जैसे हम लोग क्या बात देखें, बुजुर्ग लोग मरते रहते हैं, नए लोग जन्म लेते रहते हैं, इससे धरती का बोझ कभी कम नहीं पड़ता, ये तो बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार ये होता है, एक तरफ मरेगा दूसरी तरफ निर्माण भी होगा। तो चलिए इतना चीज हम देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।